जूल्स ये कहता था कि कंडक्टर में जो पावर लॉस है वो बराबर होता है आई स्क्वायर आर, यानी जो पावर लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट। करंट जितना ज्यादा होगा पावर लॉस उतना ज्यादा होगा। अब अगर ये वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है, जो ग्रिड स्टेशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, फर्स्ट ने जनरेट किया 10,000 वोल्ट्स। अच्छा, मैं जूल लॉ से याद है पावर का एक फॉर्मूला ये भी होता है वी आई। फर्स्ट करने वोल्टेज है 100 वोल्ट और करंट भी कितना है 100 एम्पियर। जब मैं पावर निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 10,000। ठीक है, अच्छा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं सिर्फ समझाने के लिए बताता हूँ। अब अगर मैं इसको ट्रांसफर करना चाहूँ कंज्यूमर तक, कंज्यूमर वो है जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे। अगर मैं इसको ट्रांसफर करना चाहूँ कंज्यूमर तक, तो जो कंज्यूमर है वहां तक ट्रांसफर करने में करंट कितना है 100 एम्पियर। वैसे इतना बता दो 100 एम्पियर बहुत बड़ी वैल्यू है करंट की। नॉर्मली जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं जहाँ पे स्टैंड बाय जनरेटर्स होते हैं, तो वो हर फ्लैट को तकरीबन 2 3 4 एम्पियर करंट दे दो जनरेटर के ऊपर। ठीक है, ये वजह जब लाइट जाती है तो आप पूरा घर जनरेटर में चला लेते हैं लेकिन एसी नहीं चला पाए। ठीक, तो 4 एम्पियर करंट 5 एम्पियर करंट बहुत बड़ी वैल्यू है। लेस देन 1 एम्पियर करंट भी जो है वो इंसान के लिए जो है वो जानलेवा होता है। ठीक, तो अब 100 एम्पियर तो बहुत बड़ी वैल्यू है, जो पावर लॉस उसके स्क्वायर्स हो तो पावर लॉस बहुत ज्यादा होगा। लिहाजा हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को इस तरह ट्रांसफर करें कि पावर लॉसेस कम से कम हो। अगर मुझे पावर लॉस कम करना है तो इसका मतलब मुझे करंट की वैल्यू को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए। जी, करंट की वैल्यू को बढ़ाया या कम करना। अगर आपने पावर लॉस को कम करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पावर लॉस को कम करना है तो इसका मतलब करंट को भी क्या करना पड़ेगा, कम। अब करंट को कम करने के लिए मुझे वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। मैं कुछ ऐसा कर दूं कि वोल्टेज हो जाए 2000 वोल्ट और करंट कितना हो जाए 5 एम्पीयर। तो देखें दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं वापस क्या बन जाएगा 10,000। इस सिस्टम को कहते हैं क्या, हाई टेंशन केबल। हाई टेंशन केबल एक ऐसी केबल है जिसमें वोल्टेज ज्यादा और करंट क्या होता है कम। हाई टेंशन केबल का मतलब एक ऐसी केबल जिसमें वोल्टेज क्या होगा ज्यादा, करंट क्या होगा कम। फायदे क्या होते हैं, जब आप पावर ट्रांसफर करते हैं अंडर द कंडीशन ऑफ हाई वोल्टेज एंड लो करंट, तो ये सिस्टम कहलाता है क्या, हाई टेंशन केबल। और इस सिस्टम का एडवांटेज क्या है कि हमारे पास जो पावर लॉस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। अब अगर मैंने जो वोल्टेज जनरेट किया वो था 100 वोल्ट, मैंने उसको बढ़ा के कितना घंटा 2000 में, तभी क्या बोलते बहुत अनरियलिस्टिक से एग्जांपल है क्योंकि 100 को 2000 बनाना 12 दिन मुश्किल काम है। यहाँ पर एक डिवाइस लगाई जाएगी जो 100 वोल्ट को बढ़ा के क्या बनाएगी 2000। इसको कहते हैं स्केल अप ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम है वोल्टेज को रेगुलेट करना। वो वोल्टेज को कम से ज्यादा भी कर सकता है और वो वोल्टेज को ज्यादा से कम भी। जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पहुंचेगी तो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को तो 220 240 वोल्ट चाहिए, आप उसको दो दे कितना है 2000। अब यहाँ जो ट्रांसफॉर्मर लगेगा उसको क्या नाम दिया जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को रेगुलेट करेगी। जैसे घरों में स्टेबलाइजर लगाया है, आपने देखा होगा अगर आपके घर में फ्रिज है, डीप फ्रीजर, तो अक्सर लोग उससे पहले स्टेबलाइजर लगाते हैं। वो स्टेबलाइजर क्या करता है, वो वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है। फर्स्ट पहले 220 वोल्ट चाहिए या 240 वोल्ट चाहिए। अगर 235 आएगा तो वो बढ़ा के 240 बना, अगर 242 आएगा तो वो कम करके 240 कर देगा। तब इसको स्टेबलाइजर कहते हैं। वो जरूरत के तहत वोल्टेज को बढ़ाता भी है, वोल्टेज को कम भी। ठीक, जैसे चार्जर्स होते हैं, आज से अगर 20 साल पहले चले, आप तो नहीं जा सकते, ठीक है मैं जा सकता, आज से 20 साल पहले क्या होता था
कि आपके पास जितने अप्लायंसेस होते थे उतने चार्जर्स होते थे। लैपटॉप का चार्जर अलग है, आपके पास कोई डिजिटल कैमरा है उसका चार्जर अलग है, आपके पास फोन है उसका चार्जर अलग है, आपके पास टैबलेट आईपैड है उसका चार्जर अलग है। हर चीज का चार्जर अलग होता है। इवन एक फोन का चार्जर दूसरे फोन में नहीं चलता। हर डिवाइस का अपना क्या था चार्जर। क्या आज ऐसा होता है? नहीं। आज एक ही चार्जर है, वो वॉल सॉकेट में लगा हुआ है। आप उसको लैपटॉप से लगा दो, लैपटॉप चार्ज करेगा, फोन में लगा दे फोन चार्ज करेगा, स्मार्ट वॉच कनेक्ट करते उसे चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि अब जो चार्जर्स आते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, उनके अंदर ये सहूलत मौजूद है कि वो इस वॉल सॉकेट से 240 वोल्ट ले, 230 वोल्ट ले, और इस बात को सेंस करें कि आगे कनेक्टेड क्या है। क्या मैंने लैपटॉप लगाया है, क्या मैंने फोन लगाया है, क्या मैंने टैबलेट आईपैड लगाया है, क्या मैंने स्मार्ट की लगाई है, और फिर वो उसके मुताबिक उस वोल्टेज को कन्वर्ट करता है। तो सरदारे क्या कहना, कभी 12 वोल्ट पे कन्वर्ट कर देगा, कभी 9 वोल्ट पे कर देगा, कभी 4.5 वोल्ट पे कर देगा, सामने वाले को देखते हैं। इसका मतलब उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है, क्या वो एक ट्रांसफार्मर है या मल्टीपल ट्रांसफार्मर? मल्टीपल। क्योंकि वो मल्टीपल आउटपुट से है वो जनरेट करने की सलाहियत रखता है। ठीक। हो सकता है आप में से किसी ने पुराने जमाने के एडेप्टर देखे, ब्लैक कलर के होते हैं, उनमें एक नॉब होती थी, उसको एडजस्ट करके वोल्टेज आउटपुट का टाइप कर देते। 12 वोल्ट चाहिए, 9.5 वोल्ट चाहिए, 9 वोल्ट चाहिए, 4.5 वोल्ट चाहिए, 3 वोल्ट चाहिए। वो नॉब आप मैनुअली करते थे। आजकल जो चार्जर होते हैं वो इंटेलिजेंट होएगा, खुद करते हैं। ये सब ट्रांसफार्मर की एग्जांपल है। अब ये छोटे छोटे एग्जांपल है, ट्रांसफार्मर की बड़ी एग्जांपल क्या है? जिस गरीब मोहल्ले में आप रहते हैं उसके कोने पे एक चीज लगी होती है जिसका नाम होता है क्या? ट्रांसफार्मर। उसको अक्सर लोग प्यार से कहते हैं क्या? PMT, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। पोल माउंटेड की कह रहे हैं क्योंकि वो एक पोल के ऊपर माउंट कर दिया है। तो जो PMT है वो है पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। अब ये ट्रांसफार्मर वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। कैसा बना? आपने एक फ्रेम लिया, जी हाँ, इस फ्रेम पे एक वायर मैं यहां पे वाइंड करूंगा। ये वो है जिसको इनपुट वोल्टेज दिया जाएगा। तो दिस कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स होंगे एंड पी। प्राइमरी में करंट होगा आई पी, और प्राइमरी का वोल्टेज क्या होगा? वीवी। एक कॉइल आपने यहां पर लगाया है, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी। इसके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे NS, इसका करंट होगा IS। अच्छा, इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, सेल्फ होगा या म्यूचुअल होगा? म्यूचुअल। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से होगा। उस EMF को मैं कह देता हूं VS। ठीक। अब देखिए होता क्या होगा, जब आपने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिया तो इनपुट करंट आया। इनपुट करंट के आने से इसने अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई। शायद आपको उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है क्या? सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट Ni। तो जब प्राइमरी से करंट पास होगा तो प्राइमरी बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक मटेरियल से गुजरना चाहती है। अगर ये लाइन ऑफ फोर्स आ रही है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर वाटर है, और यहाँ पर आयरन है, तो आप देखेंगे ये लाइन ऑफ फोर्स जाते 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 ऐसे लेंगे, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक मटेरियल से गुजरना चाहती है। तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स है जिसका जनरेट हो, ये यहाँ से बाहर नहीं निकली, ये स्पोर की वजह से स्पोर के अंदर सर्कुलेट करती है कुछ तरीके से। अब जब मैं प्राइमरी का करंट बदलूंगा, प्राइमरी की फील्ड बदलेगी, प्राइमरी की फील्ड बदलेगी, सेकेंडरी का फ्लक्स बदलेगा। जब सेकेंडरी का फ्लक्स बदला तो सेकेंडरी के अंदर रहेगी म्यूचुअल इंडक्शन, और जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका फॉर्मूला होगा माइनस NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, वेयर नेगेटिव साइन इज अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। अच्छा, अब जितना फ्लक्स सेकेंडरी से गुजर रहा है
तो आप गौर करें, जो फिट यहाँ पर है वही फिट यहाँ पर है, जो ए के एस का है वही ए के एस का है, तो इसका मतलब जो फ्लक्स प्राइमरी में चेंज हो सेकेंडरी में चेंज हो रहा है, अगर देखा जाए तो वही फ्लक्स किसमें भी चेंज हो रहा है, प्राइमरी में। तो प्राइमरी के अंदर जो इंडक्शन उनको क्या है कि सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ। शायद लास्ट टाइम हमने टर्म इस्तेमाल किया, क्योंकि बैक ईएमएफ क्यों कह रहे हैं, अपने कॉस को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब जो बैक ईएमएफ इसका फॉर्मूला होगा माइनस एनपी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, सेकेंडरी की तो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें एक ही ईएमएफ है, प्राइमरी में कितनी ईएमएफ होगा, तो एक वो है जो अप्लाइड है, एक वो है जो इंड्यूस्ड है। ठीक, अगर मैं मान लूं कि जिस मटेरियल से कॉइल बना उसकी डिस्टेंस 0 है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना बनना चाहिए, 0। 0 बनने का मतलब है वीपी और वीपी एक दूसरे के क्या लेंगे, बराबर। तो जहां पर वीपी है मैं उसी को क्या लिखूंगा, वीपी, ये बनेगा माइनस एनपी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो डायरेक्टली कर दूं, ये क्या बन जाएगा, vs अपॉन vp इज इक्वल टू, यहां डिवाइड करें, माइनस से माइनस कैंसिल, डेल्टा फाई से डेल्टा फाई कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी, तो सिर्फ बचेगा ns अपॉन np। अब ये वो फॉर्मूला है जो इन दोनों चीजों को डिफाइन करता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अगर ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है, अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो स्टेप अप है, तो स्टेप अप के लिए Vs should be greater than Vp। ऐसा उस वक्त होगा when Ns is greater than Np। अगर सेकेंडरी के टर्म्स आता है तो स्टेप अप है, अगर प्राइमरी के टर्म्स आता है तो स्टेप डाउन। इसी तरह एक ट्रांसफॉर्मर होता है जिसको कहते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब है Vs is greater than Vp। ऐसा कब होगा when Ns is greater than Np। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर है जिसमें प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स है 800, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स है 1600, बताइए स्टेप अप है स्टेप डाउन है, अप। ये जो है वो स्टेप अप है। लेकिन अगर मेरे पास एनपी होते हैं 800 और एनएस होते हैं 600, तो ये क्या बन जाता है, स्टेप डाउन। अब नंबर ऑफ टर्न्स का सर्विस है, जितने भी मशीन्स हैं उनके लिए आप कैलकुलेट करते थे उनकी एफिशिएंसी। अगर मैं ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालूं तो पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100% एफिशिएंसी निकाल दो। आउटपुट का मतलब होता है सेकेंडरी, इनपुट का मतलब होता है प्राइमरी। तो क्या बने, Vs Is Vp Ip इनटू 100 पर आखिरी बात। अगर ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट हुआ तो इसको 100% बनाने के लिए क्या जरूरी है, पीएस ज्यादा हो पीपी ज्यादा हो या दोनों बराबर। अगर मैं चाहता हूं कि एफिशिएंसी 100 आ जाए तो ये रेशियो कितना आना चाहिए, अगर मैं चाहता हूं कि इसका आंसर 100 आ जाए तो ये जो है इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1। 1 क्यों, ये 1 आएगा तो 1 into 100 क्या बनेगा, 100। और ये 1 कब आएगा जब पीएस तो पीपी क्या बन जाएगा, बराबर। यानी पीएस इक्वल पीपी, यानी Vs Is इक्वल Vp। आज यहाँ से फॉर्मूला और कर, Vs अपॉन Vp इक्वल Ip अपॉन Is। ये न्यूमेरिकल उस वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि ट्रांसफॉर्मर इज 100% एफिशिएंट। सही बात, सही बात। अच्छा, अब ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट नहीं होता, ठीक है, क्यों नहीं होता अभी डिस्कस करेंगे पहले सब टॉपिक।
ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप दो दिन बात सुनो। देखिए किसी भी मशीन की एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं हो सकती। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पे डेफिनेटली पावर लॉसेस होते हैं। अगर मैं कहता हूं कि ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट, इट मींस पावर इनपुट इक्वल पावर आउटपुट। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब ऐसा क्यों नहीं होगा? इसके चार मेजर सोर्सेज ऑफ पावर लॉसेस हैं। अब वो क्या क्या होते हैं सुनिए। हमने कहीं पे लाइन इस्तेमाल की थी कि जिस पर्टिकुलर से कॉइल वाला उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? जीरो। क्या किसी वायर की रेजिस्टेंस जीरो हो सकती है? नहीं। तो ट्रांसफार्मर में जो सबसे पहला सोर्स ऑफ पावर लॉस है वो क्या क्या मतलब पीएमसी का सिलेबस देखेंगे वहां पर डायरेक्टली आपको ये चीज नजर नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि पिछले कई सालों तक पार्ट ऑफ सिलेबस रहा है तो टाइम है, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। पहला सोर्स ऑफ पावर लॉस है रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी। क्यों आज का लेक्चर हमने शुरू किया था इस इक्वेशन से? पावर लॉस इज आई स्क्वायर आर। तो अगर मुझे पावर लॉस चाहिए प्राइमरी का तो आईपी स्क्वायर आरपी हो जाएगा। अगर मुझे पावर लॉस चाहिए सेकेंडरी का तो आई एस स्क्वायर एस है। अगर मैं चाहता हूं कि इस पावर लॉस को खत्म कर दूं तो मुझे रेजिस्टेंस को जीरो बनाना पड़ेगा। क्या पॉसिबल है? नहीं। इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। कैसे मिनिमाइज कर सकता है? बाय यूजिंग थिक वायर। क्यों? मुझे पता है कि जब मैं थिक वायर इस्तेमाल करूंगा तो उसका एरिया बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम। क्यों? अकॉर्डिंग टू आर इक्वल रो एल अपॉन ए। ये पहला सोर्स ऑफ पावर लॉस है ट्रांसफार्मर का। दूसरा सोर्स ऑफ पावर लॉस, दूसरा सोर्स ऑफ पावर लॉस ये कहता है कि फ्लक्स ऑफ प्राइमरी इज नॉट इक्वल टू फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी। देखिए क्यों? लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है। रिपेल तभी हमने जुड़ा बनाया था टू लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उस रिपल्शन का नतीजा क्या है? जो बीच में है ना वो सबसे सेफ है। ये इसको रिपेल करके नीचे धकेलेगा, ये इसको रिपेल करके ऊपर धकेलेगा, बीच में ही रहेगा। लेकिन जो कोने में है बहुत मुमकिन है ये सब मिलकर इसको इतना रिपेल करें यहां से बाहर निकले। सरकार क्या कहता है? तो नतीजा क्या निकलेगा? प्राइमरी का फ्लक्स कुछ और होगा, सेकेंडरी का फ्लक्स कुछ और होगा। ये फ्लक्सेस बराबर नहीं होते। मैंने क्या अज्यूम किया था कि दोनों बिल्कुल क्या है? बराबर। आप इसको कैसे डील करें? तो इसके लिए हमने एक तरीका बनाया। क्या? ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन को बदला। बजाय इसके कि कोर आप ऐसा लेते हैं, कोर आपने ऐसा लिया और अब आपने प्राइमरी कॉइल इसके ऊपर पॉइंट किया इस तरीके से, और जो सेकेंडरी कॉइल था वो यहां से आपने पॉइंट किया इस तरीके से। अब नतीजा क्या निकलेगा? जो फ्लक्स होगा वो दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम। जो लॉस होगा वो भी दोनों के लिए लॉस होगा। तो जो फ्लक्स प्राइमरी का होगा वही किसका बन जाएगा? सेकेंडरी का। जो तीसरा सोर्स ऑफ पावर लॉस यहां पे होता है वो आपने एक चैप्टर में पढ़ा है सेकेंड ईयर में, जो कि पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। एक जब आपने फिजिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ी थी वहां पे आपने जिक्र किया है किसका, बल्कि नहीं, एडी करंट इसी चैप्टर में आपने पढ़ा भी है। एडी करंट, एडी का मतलब होता है सर्कुलेशन। जब आप ये कहते हैं कि प्राइमरी के अंदर होगी सेल्फ इंडक्शन, सेकेंडरी के अंदर होगी म्यूचुअल इंडक्शन, ये जो कोर है इसका भी तो फ्लक्स बदल रहा है। जब कोर का फ्लक्स बदलेगा तो कोर के अंदर भी क्या होगी? इंडक्शन। और जब कोर में इंडक्शन होगी तो कोर में एक करंट सर्कुलेट करेगा। इस करंट को नाम दिया जाता है क्या? एडी करंट। ये जो करंट है इस करंट को क्या नाम दे रहे हैं? एडी करंट, जो कोर के अंदर सर्कुलेट करता है तो इस तरीके से। अब जब ये कोर में करंट ट्रेवल करेगा तो कोर हीट अप होगा, हीट अप होगा तो एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी कैन नेदर बी गेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो इनपुट एनर्जी है उसका एक हिस्सा एडी करंट बनेगा और फिर वो हीट बनाएगा और वो क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो हम एडी करंट को मिनिमाइज करना चाहते हैं। एडी करंट को मिनिमाइज करने का जो तरीका है वो तरीका है क्या? लैमिनेटेड कोर।
लेमिनेटेड कोर क्या है? लेमिनेटेड कोर को आप इस तरह समझ लीजिए जैसे ये रजिस्टर है, एक दिखाना वापस देखिए। अगर आप इस रजिस्टर को देखें तो ये पूरा एक कोर है। जब करंट ट्रेवल करेगा तो ऐसे ट्रेवल करेगा इस बड़े लूप में। हमने क्या किया, हमने कोर के स्लाइस बना दिए, पहला स्लाइस, दूसरा स्लाइस, तीसरा स्लाइस। फिर क्या करते हैं, हर दो स्लाइस के बीच में एक इंसुलेटर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने आयरन कोर की स्लाइस बनाया, जैसे आप ब्रेड के उस पर स्लाइस बना, और दो स्लाइस के बीच में आपने जिस तरह बटर जैम चीज जो भी लगाता है उस तरह आपने क्या किया, आपने वैक्स लगा दी, पीस ऑफ पेपर रख दी जो कि इंसुलेटर है। नदिया का निकलेगा करंट इस स्लाइस से इस स्लाइस तक नहीं जा पाएगा। वो एडी करंट जो बड़े लूप में गुजर रहा था वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आप ही कहेंगे यहाँ पर करंट की वैल्यू जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो एडी करंट को कम करने का तरीका होता है लैमिनेटेड को। जो सबसे आखिरी है वो आपने फिजिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ रखा है। सेकेंड ईयर में यानी पीएमसी सिलेबस में हमें कहीं पढ़ना चाहिए कि पता होना चाहिए। वो है हिस्टैरिसीस लॉस। याद है आखिरी टॉपिक है हिस्टैरिसीस लूप वाला। हिस्टैरिसीस से आपकी एग्जैक्टली जो लफ्ज आगे वो आएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब है पास्ट, पास्ट का मतलब है माजी। हिस्टैरिसीस लॉस क्या है? जो करंट आप प्रोवाइड करते हैं वो अल्टरनेटिंग होते हैं, इसे कॉपी कर चुके हैं कि कभी डायग्राम खराब हो जाएगा। हम यहाँ पर लगाए अगर डायरेक्ट सोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव तो करंट की एक फिक्स डायरेक्शन है। अगर ये नॉर्थ है तो हमेशा नॉर्थ है, ये साउथ है तो हमेशा क्या है, साउथ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लगा दूं ऑल्टरनेटिंग सोर्स तो जब ये प्लस होगा नॉर्थ, ये माइनस होगा तो साउथ। लेकिन अगली साइकिल में हाफ ऑफ द साइकिल में ये माइनस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा प्लस। तो इसको बनना है साउथ, इसको क्या बनना है नॉर्थ। मैग्नेट अपनी पोलैरिटी को क्या करेगा, बदलेगा। अब अगर कोर की रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा है तो जो नॉर्थ है वो नॉर्थ ही रहना चाहेगा, जो साउथ है वो साउथ ही रहना चाहेगा। आपकी एनर्जी का एक हिस्सा इस पोलैरिटी को रिवर्स करने में क्या हो जाएगा। लेकिन अगर कोर हुआ बिल्कुल आपकी तरह से क्या होना, मैं जो कुछ अभी बोल रहा हूँ मेरे क्लास में जाने से पहले आप भूल चुके हो। ठीक है, अगर आपकी रिटेंटिविटी बहुत अच्छी हुई तो ये कोई टीचर के लिए आइडियल होता है कि जो जुमला मैंने आज बोला आज से 3 महीने बाद 16 अगस्त को जब आप एग्जाम दे रहे होंगे और कोई सवाल आपके सामने आ रहा है और आपके जहन में आ गया कि मेरे टीचर ने ये बात बोली थी, तो इसका मतलब क्या आपकी रिटेंटिविटी कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। लेकिन असल में है क्या, रिटेंटिविटी का आलम ये कि टीचर क्लास से बाहर गया नहीं है, मैं जो भी बोलता जा रहा हूँ वो सब खत्म होता जा रहा है। अगर कोर आपकी तरह हुआ कि उसे कुछ भी याद नहीं रहा तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, नॉर्थ है साउथ में जाएगा, साउथ है नॉर्थ में। लेकिन अगर कोर की रिटेंटिविटी ज्यादा हुई तो रिटेंटिविटी के ज्यादा होने का मतलब है एनर्जी लॉस। दैट एनर्जी लॉस इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। एनर्जी रिटेंटिविटी जितनी ज्यादा होगी हिस्टैरिसीस लॉस उतना ज्यादा होगा। अब इसको मिनिमाइज करने के बहुत सारे तरीके। एक दफा पढ़ा रहे तो बच्चे ने साहब एक काम किया ना, आप मैग्नेटिक मटेरियल यूज ही ना करें। क्यों, उसके अंदर इंडक्शन नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये कि मैग्नेटिक मटेरियल के देंगे तो जो लाइन ऑफ फोर्स है क्या वो सर्किल में घूमेगी इस तरह, नहीं। हमारी मजबूरी है, हमें मैग्नेट भी चाहिए, हमें कंडक्टर भी चाहिए। तो जब मटेरियल आपके नीड पूरी नहीं करता, जब मेटल आपकी नीड पूरी नहीं करता तो क्या बनाते हैं, एलॉय। यहाँ पर एक एलॉय बनाया गया जिसको कहते हैं पर एलॉय। उस पर एलॉय की डिडक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम। तो हिस्टैरिसीस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, पर एलॉय। ठीक, ये सब अपने पास
वैसे बड़ा पैटर्न भी पढ़ा था मैं, फिर हम लोग थोड़ी सी वजाहत कर दूं। पर एलॉय जो है वो एलॉय है किसका, निकेल और आयरन। तकरीबन 80% निकेल है और 20% आयरन है। अच्छा, जो फर्म एलॉय है इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। नंबर वन, इसकी हाई मैग्नेटिक परमीएबिलिटी होती है। अब आपको याद दिलाते हैं, जैसे मीडियम का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर होता है परमिटिविटी, कूलम्ब लॉ में पढ़ते हैं। मीडियम का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है परमीएबिलिटी। आपने जहाँ पे एम्पर सेकंड लॉ पढ़ा है, बायोट लॉ पढ़ा, वहाँ पे म्यू नॉट पढ़ते थे, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 जो पढ़ रहा होता है इसकी परमीएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसकी कोएर्सिविटी बहुत मिनिमम होती है, कम होती है। अब कोएर्सिविटी क्या होती है, आप इसको कह सकते हैं स्टबर्ननेस। जैसे मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर उसकी रिटेटिविटी ज्यादा है तो वो जिद्दी है। क्यों जिद्दी है, वो क्या चाहता है, नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रहे, साउथ है तो साउथ ही रहे। वो मैग्नेटिक बिहेवियर को लूज नहीं करना चाहता। और वो मटेरियल जो मैग्नेटिक बिहेवियर रिटेन ही नहीं करता है, उसको बोले नॉर्थ है नॉर्थ बन जाए, जब बोले साउथ बन जाए साउथ बन जाए। तो इसका मतलब उसकी जो कोएर्सिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम हुआ करती है। ठीक, ये वाली टर्म तो खैर आपने फिजिक्स और सॉलिड में भी इस्तेमाल कर रखी है। आप जो भी नोट करना है आप नोट कर लीजिए।